22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 बेगुनाहों की जान ले ली गई। देश गुस्से में था और सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आतंक के इस हमले का जवाब कैसे दिया। और इस आतंक ने एक नया रुख भी अपनाया था, क्योंकि जिनको मारा गया उनको उनके धर्म के हिसाब से चुन चुन कर मारा गया कि कौन कौन गैर मुसलमान है, उनको मारा गया। हाँ, बीच में जो बचाव करने आए उनमें से कुछ पहाड़ी गुजर ये लोग थे जिनको मार दिया, जिनको भी जान गंवानी पड़ी, लेकिन जो शुरुआत के जो चुन के आए गए थे उनको हिंदू देखकर मारा था। अब वहीं इसी के लिए पाकिस्तान पर परमाणु हथियारों की धमकी भारत की ब्लैकमेल करने के लिए दे रहा है। अजीत डोवाल ने यह बात कहा, पाकिस्तान की यह धमकी कैसे फुश हुई, परमाणु हथियारों की धमकी भारत को ब्लैकमेल करने के लिए दे रहा है, ऐसा वॉर रूम के अंदर अजीत डोवाल ने कहा। लेकिन उसके बाद उसका जवाब क्या आया? जवाब इस जानकारी के मुताबिक हम आपको यह बता रहे हैं कि प्रश्न यह था कि जिनके बारे में वॉर रूम में सबसे पहले और अहम बहस हुई कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को बचाने के लिए पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू था। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम एग्रेसिव हुए तो वो न्यूक्लियर प्रयोग करेगा, लेकिन कहा कि भाई हम तो भाई जिहादियों पर अटैक कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान स्टेट न्यूक्लियर लेवल तक बढ़ेगा नहीं। आगे भी था कि अगर पाकिस्तान परमाणु हमला करता है तो उसे भारत की जवाबी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये काउंटर है कि आप एक छोड़ोगे उसके बाद क्या होगा। मेजर गौरव आर्या, एक और बात कि कोई भी जिम्मेदार परमाणु कमांड सिस्टम सिर्फ बहावलपुर या मुरीदके में मौजूद आतंकी नेटवर्क को बचाने के लिए कैसे आगे आ सकता है जी? ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे पूरे पाकिस्तान का विनाश के लिए विनाश का खतरा पैदा हो। तो ये काउंटर एस्टिमेशन करना कि भाई आप अगर मुझे धमकी दे रहे हो तो आपको भी पता है कि मैं किस लेवल तक काउंटर कर सकता हूं, ये थॉट प्रोसेस क्या है, आप कैसे देखिए? मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा ऐड कर दूं। ये बिल्कुल सही बात है, 100% वी एग्री ऑन दिस। लेकिन एक और चीज है कि जैसे हमारा ये एस्टिमेट है कि साहब पाकिस्तान के अगर आतंकी ठिकानों पे आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान उसको बचाने के लिए कम से कम न्यूक्लियर स्ट्राइक भारत पे नहीं करेगा। मेरा ये मानना है और मैं बहुत सालों से ये बात कह रहा हूं कि अगर आप उनके जीएचक्यू रावलपिंडी पे 10 ब्रह्मोस मार देंगे तब नहीं करेंगे वो, क्योंकि आपने उनके कितने एयरबेसेस बर्बाद कर दिया, आपने तबाह कर दिए उनके एयरबेसेस। पाकिस्तान ने कुछ करा? नहीं करा। आप दोबारा करेंगे पाकिस्तान, फिर कुछ नहीं। ये सिर्फ कहने के लिए हैं। मुझे बहुत डाउट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे, बहुत ज्यादा डाउट है। पाकिस्तान ये कभी नहीं सोचता कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एडीबी और अमेरिका ये मुझे पैसा देते हैं और हर हफ्ते हम लोगों को पैसा देते हैं, यानी कि पाकिस्तान को पैसा दे, मतलब दे कीप ऑन रिसीविंग फंड्स। इसके एवज में क्या पाकिस्तान ने क्या दिया उनको? क्यों पाकिस्तान के 60-62 साल के बुड्ढे बुड्ढे जनरल्स को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है? किसी आम आदमी को मिलती है? कभी नहीं मिलती। दे वांट यंग पीपल। वो क्यों देंगे अमेरिका यूरोप की सिटीजनशिप किसी 60+ इयर्स को? ये इन्होंने अपने मुल्क को बेच दिया, इन्होंने अपने न्यूक्लियर सिस्टम सारे के सारे गिरवी रख दिए हैं। और ये बात पाकिस्तान में इसके बारे में बातचीत भी होती है। वहां के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर तो कहते हैं उनके पास 1 किलो के न्यूक्लियर बम है, जो एक बम गिरेगा पूरा मुंबई उड़ जाएगा। उनके पास तो ऐसे भी बम है कि भारत पे मारेंगे सिर्फ हिंदू मरेंगे और कोई नहीं मरेगा, ये भी उनके पास बम है। शेख रशीद की बात कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। अरे बहुत कलाकार आदमी है। तो कितनी उनकी बातों पर विश्वास करें और कितना नहीं करें ये बात है। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा अहम कदम लेने से पहले क्या मंथन हो रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के लिए एक जिहादी तंजीम के ठिकानों पर, उनके हेडक्वार्टर्स पर, उनके मरकज पर अटैक करने से क्या ये न्यूक्लियर लेवल तक एस्केलेशन होगा कि नहीं। ये तो पहला पड़ाव, जहां ये कहा गया कि जिहादी तंजीमों को बचाने के लिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन या न्यूक्लियर बटन पर पाकिस्तान हाथ नहीं रखेगा। ये थॉट प्रोसेस और ये कन्विक्शन, ये बिलीफ कहीं ना कहीं एनएसए अजीत डोवाल और पीएम के बीच में था। कमांड सेंटर में एजेंडा नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम से पहले और उसको एक्शन ओके करने से पहले क्या मंथन वॉर रूम में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोवाल की क्या भूमिका थी जब सर्विस चीफ्स मौजूद थे, क्या कॉल्स लिए गए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की धमकी से जुड़ी खबर को डिकोड करने के बाद अब आपको बताते हैं कि वॉर रूम की बैठक में अजीत डोवाल के तर्क सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और कैसे भारत ने तय कर लिया कि वो पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देगा और उसकी छत्र छाया में पल रहे आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। अब सूत्रों के मुताबिक
एनएसए अजीत डोवाल, अगर आपको बताएं, मेजर गौरव आर्या इस पर आगे अपनी भी बात बताएंगे कि भारत को यह दिखाना होगा कि जरूरत पड़ने पर वो एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, ऐसा एनएसए अजीत डोवाल का कहना है। काफी इस बात को लेकर के वो सालों से लगे हुए हैं कि हमें घुसकर मारना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ये एलओसी की गिदड़ भपकी को भी हमको काटना चाहिए। भारत अब IC-814, उरी और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो कहीं ना कहीं एक मेल था विचारों का कि भाई हमें घुसकर मारना और ये कहना कि ये थ्रेशोल्ड हम क्रॉस कर सकते हैं अगर तुम अपनी हदें पार करोगे, ये जरूरी था एज एन एटीट्यूड चेंज मेजर। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था। और मैं आपको बता दूं 3 चीजें हुई हैं टोटल जी। एक तो परमाणु गीदड़ भपकी को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। दूसरी चीज इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा 1971 के बाद। और तीसरी चीज पाकिस्तानी पंजाब में जाके मारा। ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान का लाहौर है, वो दिल है। बाकी तो ऐसे ही है बेकार की जगह, लेकिन एक्चुअल पाकिस्तान जो है वो पंजाब है। तो जब पंजाब में हिट करा आपने, जब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा और जब आपने न्यूक्लियर उनकी धमकी को बिल्कुल आपने जिसको कहते हैं कि यूजलेस करार कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि देयर इज बीन अ टेंजिबल शिफ्ट। कुछ तो बदला है भारत के एटीट्यूड में। कुछ तो बदला है। देखिए, भारत को ये दिखाना होगा कि जरूरत पड़ने पर वो एलओसी क्रॉस करेगा, और उन्होंने जो चुने वो टेरर मरकजेस चुने कि उनके हेडक्वार्टर्स चुने। अब कहीं ना कहीं इसकी एक हिस्ट्री भी है मेजर गौरव आर्या, और अगर मेरे पास समय है तो हम जरा इधर मैप पर आकर के इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। आइए, ये जो लोकेशंस हैं, और आपने कहा ना कि ये पहले हमने इस 71 के वॉर के बाद क्या हमने ऐसा किया है। एक सेकेंड, मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ। ये हम दिल्ली से आ गए इस तरफ पाकिस्तान, और जरा इसको हम कम कर देते हैं। ये देखिए, ये गुजरनवाला, ये हमारा बॉर्डर एरिया हो गया। जी। अब हम लोग ये बहावलपुर है। ये बहावलपुर है जी। जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर। आप सर्कल कर सकते हैं उसको। ये बहावलपुर है। हाँ, ये जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, और ये लाहौर है। लाहौर के इधर तकरीबन बहुत पास लाहौर के ये मुरीद के है। ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो जो ओरिजिनल अटैक्स हुए थे, जो ओरिजिनली अटैक उन्होंने करा था कि एक तरफ ये यहाँ पे और दूसरी तरफ ये, इस तरीके से हवाई हमले यहाँ पे हुए थे जब ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर यहाँ पे मारे थे। और ये पूरा ये मस्जिद सुभान अल्लाह का आपने देखा होगा, गुंबद उड़ा दिया था और पूरा ढह गया था। पूरा आरसीसी का एक फ्लोर प्लेट थी, बिल्कुल नीचे कोलैप्स हो गई थी, वो यहाँ पे बमबारी हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पे भी मारा। ये मुरीद के लाहौर के बिल्कुल पास। देखिए, एक चीज मैं और करना चाहूंगा, इसको वापस हम सर्कल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं ताकि आप ये जो एलओसी और इस तरफ भी यहाँ पीओजेके के जो एरियाज हैं, यहाँ पर भी कुछ उनके मरकज़ थे जिसको भी टारगेट किए गए थे, जो ट्रेनिंग कैंप्स है। तो एक आपने कहा बहावलपुर, दूसरा आपने कहा ये लाहौर के पास मुरीद के, ये यहाँ मुरीद के हो गया। प्लस यहाँ पर भी इस एरिया में भी ये जो मानसेरा और बॉर्डर के इस तरफ जो सेक्टर्स है, अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद में बहुत मार पड़ी है इनको, क्योंकि ज्यादातर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और एडवांस कैंप्स जो यहाँ जी बिल्कुल, लॉन्च पैड ज्यादातर यहाँ पे हैं। तो जब यहाँ से आर्टिलरी खुली है, तो यहाँ पे 155 mm की गन्स खुली हैं भारत की ओर से। यहाँ से पिनाका खुले हैं और इन्होंने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में आग लगा दी है। इवन इन डेप्थ एरियाज, नॉट जस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल। जी, डेप्थ एरिया में भी आर्टिलरी की गन्स जो पहुंची हैं, पिनाका पहुंची है, इन्होंने डेप्थ एरियाज में मारा है। तो यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर पिनाका यूज हुआ और पिनाका और 155 mm की गन्स यूज हुई। जी, ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा कि ब्रह्मोस यूज हुआ। ब्रह्मोस है, स्कैल्प है, हैमर है, और स्कैल्प और हैमर। और यहाँ पर तो यहाँ पर तो ये जो बड़ी एडवांस मिसाइल्स हैं ये यूज हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये बॉर्डर है सर, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और हमने इस रेखा को पार किया है जी। ये पिछले 71 के बाद हमने इसको होते हुए कारगिल में भी हमने नहीं देखा था। नहीं, कारगिल में हमें बोला गया था कि आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करना है। ना एयरफोर्स को करना है, ना आर्मी को करना है। कारगिल में पार नहीं करा हमने, लाइन ऑफ कंट्रोल भी पार नहीं करा। इस बार क्या हुआ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया है, और सबसे बड़ी बात पंजाब में आपने हिट करा है जी। लाहौरी पंजाब में, लाहौरियों को और लाहौरी पंजाब में हमने हिट किया है। तो ये दूसरी बात की कहा गया कि टेरर मरकज़ को हमें अटैक करना है। अब एजेंडा में तीसरी बात करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री के लिए दिए गए इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोवाल ने कहा कि 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुरंत आई प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या कहा ये भी बता देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये आतंकियों के ठिकाने लौके। उन्होंने ये वाला ग्राफिक हम चलाएंगे कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब यात्रा के बीच में रोककर भारत लौट आए थे। तो ये कहानी है, ये याद रहेगा।
और अजीत डोवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री के लौटने के बाद एयरपोर्ट पर ही यह बैठक हुई थी और उस बैठक में प्रधानमंत्री ने अजीत डोवाल से पहला सवाल यह पूछा कि यह किसने किया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के काम की तारीफ की और फिर डोवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम उनके पीछे जाएंगे, चाहे वो जमीन पर हो, आसमान में हो या नर्क में हो, वो जहां भी होंगे हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था खून और पानी साथ नहीं बह सकते, जब इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन दोनों के बीच में ये बातचीत होती है और आपका सबसे पुराना व्यक्ति जो कम से कम 6-7 दशकों से पाकिस्तान और पूरे एरिया को समझता है और 6-7 साल वहां रह चुका है, अजीत डोवाल, जिनकी हमेशा एक हॉकिश एटीट्यूड रही है कि भाई हमें पाकिस्तान को मारना है, बातचीत से काम नहीं चलेगा। और दूसरा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री जिसको कि एक सोच बना के रखनी पड़ेगी एकदम कोल्ड, आप इमोशन में आके ऐसे कॉल्स ले नहीं सकते जी। उस वक्त ये बात करना कि ये किसने किया और इसका हम जवाब कैसे देंगे, क्योंकि पूरा देश तो इमोशन में बोल रहा है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक फौजी, एक एनएसए, एक पीएम को इमोशन कंट्रोल करके लॉजिकली सोचना पड़ता है, क्योंकि कोल्ड हार्टेड स्ट्रेटेजी चाहिए आपको। बिल्कुल, उसी से नुकसान होता है। हाँ, जोश से और भावनाओं में बह के आप दुश्मन को नुकसान नहीं कर सकते, आप ही का नुकसान होगा। तो जो एनएसए ने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि साहब वो कहीं पर भी छुपे, एक तो देखिए ना, उसके दो कारण है। एक इसका साइकोलॉजिकल कारण बहुत बड़ा है कि एनएसए कहते हैं प्रधानमंत्री को वो लोग नर्क में छुपे और नर्क में मारेंगे, यानी कि पाकिस्तानियों को यह पता लगना चाहिए, जो आतंकवादी हैं या फिर जो उनके रहनुमा हैं, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जो भी उनके बॉसेस हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में आप सेफ नहीं हैं। कहीं आपको गलत फहमी है कि भारत के अंदर आग लगा के आप अपने घरों में सेफ है, आप कहीं भी सेफ नहीं है, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। पहली चीज तो यही गुमान इसको भी था, जैश ए मोहम्मद वाले को, और लश्कर तैयबा वाले को भी था यही गुमान कि साहब अब तो हम पाकिस्तान के अंदर आ गए और हम लोग पंजाब में हैं, इधर इंटरनेशनल बॉर्डर है। ऐसा तो हुआ नहीं 71 के बाद जी कि कभी क्रॉस कराओ। एक और चीज है मेजर, मैं हमेशा ये पूछना चाहता हूं, जब पहले टेररिस्ट अटैक्स होते थे ना, तो फौजियों को पकड़ा जाता था या सीआरपीएफ सिक्योरिटी फोर्सेस को पकड़ा जाता था, टूरिस्ट को कभी जम्मू कश्मीर में छेड़ा नहीं जाता था जी। कुछ बाहर के लोग आए तो आपने वो मजदूरों को टारगेट किया, वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे, पैसे वैसे का चक्कर और लोकल कोऑप्शन, ये सब बातें होती थी। ये पहली बार था जब धर्म चुनकर, कपड़े उतार कर चेक करके कि आपका खतना हुआ है कि नहीं, उसके बाद आपको मारा गया और वहां पर माओ, बहनों, बेटियों के सामने मारा गया जी। तो ये तो काफी भयावह था। तो इस वक्त उसका इंटेंट वही था जी, और ये टिपिकल वही स्ट्रेटजी है जो हमास करता है। आपने देखा कि यही काम हमास ने 7 अक्टूबर में किया था जी, और ये हमास की जो इंतफादा हुआ था, फर्स्ट इंतफादा, सेकंड, ये यही हमास करता है। और ये भी खबरें आई हैं कि ये अटैक होने से पहले, जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, उसके पहले हमास वाले दिखे थे पीओके में जी, और उसके बाद भी दिखे। तो ये तार कहां तक जुड़ते हैं ये आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज है कि स्ट्रेटजी है, जब आप पब्लिकली ये बोलते हैं किसी औरत को कि ये ले, तेरे पति को मैंने मारा, जा मोदी को बता दे, जा बता दे मोदी को, देखते हैं क्या कर लेता है, जा मोदी को बता दे। सो ये डिलिबरेट इंटेंट के साथ करा गया कि पूरे देश को एक किस्म से आप झंझोड़ के रख दो पूरे देश को कि यार ये क्या कर दिया आपने, निहत्तों पे गोली चलाई। ये तो बहुत अजीब सी बात है जिसको देख के किसी को भी गुस्सा आएगा। इनको पता था कि भारत का रिटेलिएशन होगा, दे न्यू दैट, और उन्होंने रिटेलिएशन के लिए इनको ये नहीं पता था कि इतना हो जाएगा। इनको यही देखा, अच्छा क्या हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक एक शैलो रेड थी, 2-3-4-5 किलोमीटर तक आप चले गए, वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। इट वाज एक्चुअली रेड। हम लोग सर्जिकल बोलते तो ऐसा तो मतलब इट्स एक्चुअली रेड, तो वो रेड कर दी। अच्छा, दूसरी चीज, आपने हवाई जहाज भेजे और आपने फिर वहां पे आपने अटैक कर दिया बालाकोट के अंदर, आपने कुछ आतंकवादी मारे। इनको ऐसा लगा कि ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ रहेगा। यहां पे शुरू में आतंकवाद, जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करी, नाकामयाब, तब इनके सारे के सारे एयरबेसेस तबाह कर दिए। ये एयरबेस तबाह कर जी जी बिल्कुल। देखिए, एक उनको पता था रिटेलिएशन होगा, लेकिन इन्होंने जाकर ये कहा जा बता दे मोदी को, और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर, ये सिंदूर नाम भी यहीं से आया। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने सुझाया कि सिंदूर की ताकत अब दिखाते हैं आप। जी बिल्कुल। जो सिंदूर आपने उजाड़ने की हिमाकत की है, उस सिंदूर की ताकत आपको दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से ये नाम निकल के आया, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नाम निकल के आया।